वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नए लेक्चर में। आज मैं बात करने वाला हूं टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स, राइट। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन के कुछ बेहतरीन से सिलेक्टेड क्वेश्चन की हम डिस्कशन करने वाले हैं यार, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कर लिए होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर अप कर लिया टॉप 10 न्यूमेरिकल्स के अंदर, राइट। ओके, सो दैट इज सफिशिएंट। और इससे पहले भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए रिकॉर्ड कर रखे हैं, यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड जो लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज चलाई थी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, वो भी मैंने डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम अब आपके पास ऑलमोस्ट बहुत कम बचा हुआ है। तो ये इस बात का आप ख्याल रखेंगे और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे मस्त तरीके से। सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारे न्यूमेरिकल को अगेन एंड अगेन आप रिपीट करते रहेंगे, राइट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी जर्नी को बस आगे बढ़ाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। दिस इज द मेन थिंग, राइट। एंड पॉजिटिव माइंड सेट क्रिएट करने के सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, समझ रहे हो ना बॉस, समझ रहे हो ना, राइट। तो आज मैं बात करने वाला हूं आज की कहानी मेरे जवानी। स्टार्ट करते हैं जल्दी से ऑसम से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन देखा गया नॉर्मली हर एग्जाम में यहां से पूछा जाता रहा है बॉस, तो टिपिकल भी माना जाता है, लेकिन इसके बेहतरीन तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे इस चैप्टर का हम लोग, है ना। रोटेशनल मैकेनिक्स का हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछे जाते रहते हैं नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चलो बहुत बकवास कर ली मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं गाइस, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से देखना, सारे कंसेप्ट सीखना, या तो एज इट इज आते हैं या इनका एक्सट्रैक्ट होकर कंसेप्ट जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, आप भी देख लो, रीड कर लो, इसका डेटा लिख लो जैसे कि मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन की। उसने बोला इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। उसने बोला कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.12, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग अलग पार्टिकल बना दिया गया, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1.12 इंटू 10⁻10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस दे रखी है। देन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम्स पार्टिकल 2, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है d। उसने बोला कि ये अलग पार्टिकल है, इसका मास अलग होगा, ऑब्वियसली कार्बन है, इसका मास अलग होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, राइट। तो हमें बात कर रहा है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ भाई, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। कहां से सर? फ्रॉम कार्बन, ठीक है, कार्बन से बात कर रहा है ना, कार्बन एटम से बात कर रहा है। तो कार्बन एटम से ही हमने पोजीशन का मेजरमेंट करना है सेंटर ऑफ मास की। देखो भाई मास इनका अलग अलग है क्योंकि एटम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इनको मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे रखे हैं जी, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि दोनों के दोनों पार्टिकल एक एक्स एक्सिस पे रखे हैं दोनों एटम, राइट। और कार्बन से बोला है तो कार्बन से अगर बोला है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, इसको आप ओरिजिन मानेंगे। और यहां से ये कितनी दूर रखा है, d डिस्टेंस हमें रखा है और x एक्सिस पे रखा है, तो d,0 हो जाएगा। मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट x का होता है कार्बन के लिए x1 और ये इसके लिए हो गया x2। इसका मास मान लो कार्बन का mc और इसका ऑक्सीजन का मास मान लो m0, बस हो गया, है ना। 2 ही पार्टिकल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इसमें फंसने वाली बात कहां आती है बच्चों के लिए, बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो जब आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देखेंगे और आपने ओरिजिन इसको माना है, तो हम देखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2, राइट। यही होता है फॉर्मूला भाई, 2 ही पार्टिकल है हमारे पास, एंड दिस इज m1 प्लस m2। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज गाइस, ठीक है। चलो पहला मास कार्बन का, देखो भाई कुछ भी हो हमें क्या लेना देना है, राइट। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि ये तो ओरिजिन पे रखा है। जब आप m1 कार्बन का मास जो भी होगा पुट अप करेंगे, जो उसकी एक्स पोजीशन है, क्योंकि इसको ओरिजिन माना हो तो 0 ही है, तो 0 हो गया पूरा। फिर m2 किसका है, ऑक्सीजन का, हमें नहीं पता कितना मास है, राइट। और ये ले लेंगे हम x2 की पोजीशन कितनी है d, और वो हमें दे रखी है ओवर mc m1 प्लस mo, and you have to put here value that is m0 into d आ गया, and this is mc plus this is m0। अब हमने क्या करना है, m0 की वैल्यू पुट करनी है हमने, ऑक्सीजन के लिए मास और उनके बीच के डिस्टेंस, कार्बन और ऑक्सीजन का मास यहाँ पुट करना है, आपका आंसर बन जाएगा। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इन 2 एटम्स के लिए आपको पता चल जाएगी, इनके दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे एग्जिस्ट करता है। अगर कार्बन से देखें, ऑक्सीजन से भी निकाल सकते हैं, कार्बन से तो पता चल जाए, लेट्स सी कार्बन से कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, लेट्स सी ये इसका सेंटर ऑफ मास है, लेट्स सी, तो इससे भी निकाल लेंगे। इससे कितनी दूर होगी आपको पता चल जाएगा, एक्स डी टोटल डिस्टेंस है d, तो
सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो कार्बन से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना तो उससे पता चल जाएगी, लेकिन हमारे से केवल पूछा है कार्बन से, तो नो प्रॉब्लम, यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एम नॉट एम सी एंड यार सर ये तो गिवन ही नहीं है यार, सर मास तो दे ही नहीं रखा है। एएमयू में मास आप पुटअप कर सकते हो, राइट बॉस, एएमयू में मास आप पुटअप कर सकते हो। देखो कार्बन का मास अगर मैं एएमयू में लिखूंगा तो 12 एएमयू, राइट, एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का लिखूंगा तो दैट इज 16 एएमयू। यार सर एएमयू को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, कॉमन आके वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, यू जस्ट पुट डायरेक्टली। तो इसका कितना है 16 इंटू डी कितना है 1.1 2 इंटू 10⁻⁻10, राइट। चलो ऐसे कितना है 12 प्लस 16, राइट। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे यार, ऐड वैड करके सॉल्व कर डालेंगे बॉस, दिस इज द आंसर नाउ। बस इसको लिटिल बिट आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यहां पे देखो कितना बन रहा है, दैट इज 28, राइट, 28 बन रहा है। सर कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल, 4 से करो, 4 एंड दिस इज 7, राइट। ओके ओके, तो x की जो लोकेशन आ रही है, मैं यहां लिख रहा हूं, x की जो लोकेशन आ रही है दिस इज 4 इंटू 1.1 टू 10⁻⁻10 और नीचे आ रहा है 7। अब इसको आप सॉल्व करें और अपनी पोजीशन को उड़ा डाले, मतलब कैलकुलेट कर डाले। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर लगभग आपका 0.64 आएगा इंटू 10⁻⁻10 आएगा, इतना मीटर, राइट। इतने मीटर की पोजीशन आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की मिलेगी फ्रॉम द कार्बन एटम। इससे निकालना है तो इस डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐसे तो नहीं पूछा बट बता रहा हूं मैं आपको। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट गाइज, राइट बॉस। चलो होप सो आप समझ गए होंगे, बेहतरीन सा ये पहला क्वेश्चन और इजिली, ये जरा सा फॉर्मूला है, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते रहते हैं, बस आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और मस्त तरीके से हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, ये पूरा चैप्टर ऑब्वियसली आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और आपके सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ऑब्वियसली आप न्यूमेरिकल तो कर ही रहे हैं यार, रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन भी पता चल गया, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए वो भी पता चल गया, उनका डिफिकल्टी लेवल है वो भी पता चल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके सो हियर वी आर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सर मतलब क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं क्या है इसमें कंसेप्ट और किस तरीके से हम इजीली इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं, आई मीन सॉल्व कर सकते हैं। चलो जल्दी देख लेते हैं। उसने बोला व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन, एक व्हील है और वो घूम रहा होगा, सपोज करो ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है रोटेट करने का, व्हाट इज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उत्तरी मतलब सर मजा आ रहा है, तो मतलब मजा आ गया, कर लेंगे हम, कर डालेंगे। याद करो एक व्हील है, रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, और चूंकि रोटेट कर रहा है तो एंगल भी कवर कर रहा है। एक रोटेशन में कितना एंगल कवर कर लेता है, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, समझ गए ना। ये छोटे छोटे पॉइंट, मगर छोटे छोटे पॉइंट याद रखा करो। अब वो बोल रहा है इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 2 रेडियन पर सेकंड। जब इसने घूमना स्टार्ट किया तो इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है ω1, दैट इज 2 रेडियन पर सेकंड। यूनिट पे खास ख्याल रखें, रेडियन पर सेकंड मतलब एंगुलर स्पीड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। या सर पता है हमें, इतना भी ढक्कन मत समझो मैं, है कि नहीं। सो आगे बोल रहा है इन ए टाइम ऑफ 2 सेकंड, ठीक है, इन ए टाइम यानी आफ्टर 2 सेकंड, टाइम दे रखा है 2 सेकंड के बाद, बढ़िया जी, इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ, कितने एंगल से वो रोटेट कर जाएगा, वी हैव टू कैलकुलेट थीटा, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, उत्तरी की है ना, इतने टाइम के बाद कितने एंगल से वो रोटेट कर जाएगा, ये क्वेश्चन है और ये हमने कैलकुलेट करना है इसका एंगल। तो क्या क्या दे रखा है सर, टाइम दे रखा है सर, एंगुलर स्पीड दे रखी है, सब कुछ तो दे रखा है, रेडियन में निकालना है सर, निकाल देंगे सर बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इतने सेकंड के बाद बात कर रहा है, तो ऐसा क्या रिलेशन निकाले अगर मेरे को थीटा निकालना पड़े, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए ऐसा क्या रिलेशन है, देखो अल्फा है, ω1 है, ठीक है सर, और आपके पास टाइम भी है, राइट। सो डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो आप कि यार सब कुछ तो दे रखा है, थीटा है यार, मतलब क्या बात कर रहे हो। देखो 3 इक्वेशन होती है आपके पास। देखो भाई अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है तो ω1 प्लस अल्फा टी यूज कर सकते हो, अल्फा भी दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टाइम भी और इनिशियल स्पीड भी दे रखी है, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए, थीटा तो इसमें है ही नहीं, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन देखो क्या होती थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ω1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मैं रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट होती थी, याद करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, जब लीनियर की बात करते थे। इसमें थीटा है, बस निकाल, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, क्यों निकालनी ω2, तो थीटा तो हमें डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। देखो थीटा डायरेक्ट आ गया, ω1 कितना है सर 2 है, टाइम कितना है सर t 2 ही है, प्लस हाफ अल्फा कितना है सर 3 है, टी कितना है सर 2 का स्क्वायर करो यार, सो दिस इज 4, दिस इज कैंसिल 2 बचेगा एंड दिस इज 6, तो थीटा आपके पास आ गया, दिस इज 10,
इतना रेडियन एंगल वो आपने 2 सेकंड कवर कर चुका होगा। रेडियन में पूछा था 10 रेडियन, राइट। और ये तो देखो कमाल है इन फॉर्मूलाज का, राइट। थर्ड इक्वेशन क्या होती है सर, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थर्ड इक्वेशन ये होती है, राइट। इसमें टाइम नहीं है तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस इक्वेशन। सो यहाँ थीटा तो है लेकिन टाइम नहीं था तो हमने इसका यूज कर लिया। और अच्छा सर अगर टाइम नहीं था लेकिन ओमेगा 2 भी नहीं पता था ना, तो दैट्स व्हाई मैं इसको भी नहीं यूज कर सकता था, जैसे मैं यहाँ सोच रहा था पहले। तो ये तो डायरेक्ट इसी से हो गया, है ना। आप तीनों फॉर्मूले को भी आपने देख लिया कि इन फॉर्मूले पर डिपेंडेंट काफी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। और अगर वो पूछता ना नंबर ऑफ रोटेशन बताओ कितने रोटेशन उसने कर लिए, तो जब थीटा आप निकालोगे तो सपोज करो एक रोटेशन में 2 पाई एंगल कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन कर रहा है n, तो n आप निकाल सकते हो थीटा बाय 2 पाई, तो रोटेशन यहां से निकाले जा सकते हैं। अगर पूछेगा नंबर ऑफ रोटेशन कितने किए उसने, ठीक है, रोटेशन, तो मैं सारा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन तो कर ही रहा हूं लेकिन और भी क्या पूछा जा सकता है, थीटा निकाल लेना या पुट कर देना, नंबर ऑफ रोटेशन पता चल जाएंगे यार। कौन सी बड़ी बात हो गई जी, है कि नहीं बॉस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप्स आप समझ गए होंगे, समझदार हो है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, बचपन से हम करते भी आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो डरने का नहीं, डराने का। और इसका जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक बार आपके दिमाग में वो समा गया तो आपको डरने लगेगा, बिल्कुल भी लगेगा। मतलब जो सिली मिस्टेक होती है वो कहां होती है वो बताने वाला हूं थ्रू दिस क्वेश्चन, राइट। सो कम ऑन। तो उसने बोला था मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, है ना। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, उत्तरी सर आज तो आप खतरनाक तरीके से लिख रहे हो है कि नहीं। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क की बात कर रहा है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क इन दिस क्वेश्चन बेसिकली, राइट। तो फोर्स क्या दे रखा है, दैट इज 4i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप। तो फोर्स हमें दे दिया ऑलरेडी, दैट इज 4i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, राइट। इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, आप देख सकते हैं, राइट। और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज द फोर्स एक्ट एट, जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट की लोकेशन दे रखी है आपको पॉइंट फॉर्म में, राइट। 2 0 -3 2 0 -3, इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो भाई, जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो फोर्स एक्ट करता है किसी और पॉइंट पे, बॉडी घूमती है किसी और के अबाउट, आई मीन रोटेट करती है किसी अदर पॉइंट के अबाउट, समझ रहे हो ना। तभी तो यार वो घूमेगी, तभी तो आप अगर सेम पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसका रोटेशन होएगा ही नहीं, पता तो है ही। चलो अबाउट द पॉइंट, और अब वो बॉडी जो है रोटेट करेगी अबाउट पॉइंट दे रखा है, उसकी लोकेशन भी दे रखी है, व्हाट इज दैट सर, 2 -2 -2 2 -2 -2। चलो बढ़िया, समथिंग लाइक दैट, जस्ट इमेजिन गाइस। देखो मान लो ठीक है, ये कोई बॉडी है, मान लो ऐसे कोई, क्या बना दिया मैंने, ठीक है, ये कोई बॉडी है, मान ले इस पॉइंट के अबाउट घूमना चाहती है, लेकिन आपने फोर्स यहां पे ना लगा के इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे फोर्स लगाया, ओ पॉइंट पे ना लगा के कोई फोर्स यहां पे लगा दिया वेक्टर में, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये एट वाला, ये वाला, इस पॉइंट के जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है 2 0 -3, और जिसके अबाउट ये घूमेगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -2, मतलब दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो वो बोल रहा है कि इस फोर्स की वजह से जब ये इसके अबाउट घूमेगी तो बताओ कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों याद करो अपना बचपन, टॉर्क इक्वल टू होता था आर क्रॉस एफ, लिखते थे हम, नॉट एफ क्रॉस आर, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा, एक साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा वहां पे। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, आर क्रॉस एफ, पोजीशन क्रॉस एफ लिखना है, राइट। और ये जो पोजीशन होगी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट वो जिसपे फोर्स एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट वो जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। अच्छा आपको करना तो आता ही होगा कि कैसे करेंगे सर इसको। देखो भाई, टॉर्क निकालने का सबसे बेहतरीन फंडा आर क्रॉस एफ आपका फॉर्मूला है, राइट। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी मर्जी, या डिटरमिनेंट रूल यूज कर लो जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया, ठीक है, सबने सिखाया गया, तो ये आप यूज करेंगे। कैसे सर, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। तो आर चूंकि पहले उसकी पोजीशंस पहले लिखेंगे, तो सर आर निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो यह है आर निकालेंगे कैसे। देखो सबसे बड़ी गलती बच्चा यही कर लेता है, सबसे बड़ी गलती, चलो यहां पे कराता हूं, ठीक है। तो जब आप आर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ना, ध्यान से समझने का, तो जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है एट वाला पॉइंट, उसकी पोजीशन को मान लेंगे हम आर एट, जिससे याद रहे आपको, और जिसके अबाउट घूमेगा उसकी पोजीशन को मान लेंगे आर अबाउट, ए बी लिख दिया मैंने। तो हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अबाउट वाले पॉइंट को, तब आर आएगा। यानी पोजीशन जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, पोजीशन जिसके अबाउट वो घूमेगा, ना कि अबाउट में से, यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट को मत सब्ट्रैक्ट कर देना। बच्चे लोग ये बहुत गलती करते हैं और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, राइट। चलो अब आर वेक्टर जब आप निकालेंगे, एट वाला 2 है, तो 2 -2 तो 0 हो गया, 0 आई कैप। भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, पहला x y z होता है, तो i j k, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 2j कैप, राइट सर। -3 -2 तो ये प्लस हो जाएगा तो -1 बचेगा, -k कैप
होप्स आप समझ गए होंगे, राइट। अब आप आर की वैल्यू आप पुट करेंगे 0 2 -1। अब फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि फोर्स बाद में है, दैट इज 4 5 -6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सबको सॉल्व करने आता है, पहले आई के अबाउट सॉल्व करेंगे, फिर जे के अबाउट माइनस साइन लेके, फिर के अबाउट, राइट। ये सबको आता है, चलो जल्दी से कर भी लेता हूं। जब सर हम आई के अबाउट करेंगे ना, चलो इसके नीचे की वैल्यू छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका फिर इसका, 6 × 2 और माइनस भी है तो 12, फिर माइनस, रूल है माइनस वाला, ठीक है। 5 × -1 तो 5 × माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होएगा तो 5, और अब जे के अबाउट करेंगे तो माइनस जे लगाएंगे यहाँ पे, राइट यार, बोलो यस यस। तो इसके नीचे वाली वैल्यू छोड़ देंगे तो दिस इंटू दिस, ये 0 है तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, माइनस 4 × -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट भाई। ये 4 -1 होगा और ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। के अबाउट करो, के अबाउट, इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दो तो 5 × 0 दैट इज 0, माइनस 4 × 2 दैट इज 8, उत्तरी। क्या सर आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया, बेहतरीन आ गया। तो सर यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो टॉर्क यहां पे निकाल देते हैं, देखो या -12 + 5 दैट इज -7 आई कैप, right, and this is 4 -4 j cap उत्तरी, and this is -8 a cap, and this is your answer। माइनस ज्यादा आप बाहर ले सकते हो, ऑप्शन चेक कर लेंगे आप, ऑप्शन चेक कर लेंगे, -7 -4j -8, and this is your answer, right? This is the way how you can solve the problem without any mistake, without silly mistake. Remember this thing, right? And the most of the student यहाँ पे जो गलती करते हैं अबाउट वाले पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके पोजीशन निकालते हैं, दैट इज द रॉन्ग, राइट। जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उस वाले पॉइंट से जिसके अबाउट घूम रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है टू फाइंड द पोजीशन इफ द 2 पॉइंट्स आर गिवन। समझ गए सर, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े सर। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम प्रॉब्लम, राइट। अगर डिक्टो आई तो डिक्टो ही आएगी, इसका कंसेप्ट भी यूज हो सकता है, कॉपी हो सकता है, और कॉपी करके इसके क्वेश्चन पे दोबारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने देखने का बॉस, और समझने का बॉस, नोट करने का इस बात को, राइट। उसने बोले मास एम मूव इन अ सर्कल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ वेलोसिटी v एट अ रेडियस r नॉट, ठीक है। चलो बढ़िया है, देखो ऐसे समझो, ऐसा डायग्राम आपको गिवन है, बहुत बढ़िया है, और एक सर्कल पे है पार्टिकल इस तरीके से, राइट, इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका मास है पार्टिकल का, ये घूम रहा है किसी वेलोसिटी v0 के साथ, और ये इसकी इनिशियल रेडियस है r। भाई ऐसे ऐसे घूम रहा है, इनिशियल स्पीड इसकी v0 दे रखी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से, समझ गए। अरे ऐसे समझो कि एक थ्रेड है, उसमें मास है, और मैं एक टेबल पर उसको ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट करा रहा हूँ इस तरीके से, तो वो इस तरीके से घूम रहा है किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ जो है उसका, उसकी रेडियस r है और उसकी स्पीड उस समय v0 है सर्कुलर पाथ पे, राइट। ऐसे समझ जाएंगे आप। अब वो बोल रहा है कि द मास इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस थ्रू अ स्मूथ होल in the plane as shown in the figure, you can see, right? So the tension in the string is increased gradually and finally m move in a circle of radius r naught by 2। उसने बोला स्ट्रिंग की टेंशन को बढ़ा के रेडियस को हाफ कर दिया गया। इनिशियल रेडियस r है, बाद में रेडियस हाफ हो गई। अगर इनिशियल रेडियस r है तो स्पीड इनिशियल है v0, ठीक है, वो दे रखी है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि जब टेंशन को हमने ग्रेजुअली इंक्रीज करा तो रेडियस सर्कल की कम हो गई, हाफ हो गई, मतलब ये सर्कल अब बड़ा नहीं थोड़ा छोटा नजर आएगा इस तरीके से, राइट। तो यार रेडियस अगर चेंज हो रही है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो ऑब्वियसली रेडियस चेंज हो रही है तो उसकी जो स्पीड होगी अब यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी, लेट्स सी v2, ठीक है। इस रेडियस पे जो स्पीड होगी v2, और अगर v2 पता चल गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv2²। यानी अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वी हैव टू कैलकुलेट v2, बात खत्म हो जाती है, बात खत्म। तो आपने क्या किया, टेंशन को ग्रेजुअली इंक्रीज किया, ग्रेजुअली मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करा है, ठीक है। इस केस में क्या होता है गाइस, इस केस में क्या होता है कि जब आप टेंशन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो, स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज होगा, है ना, यूज एंगुलर, राइट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इस केस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क आप अप्लाई नहीं कर रहे, एक्सटर्नल टॉर्क इस केस में रहेगा 0, और जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। क्योंकि लीनियर स्पीड दे रखे एंगुलर मोमेंटम आपको पता है mvr = कांस्टेंट होता है। इसको हम लिख सकते हैं इनिशियल केस में मास तो सेम है, स्पीड v1 r1 रेडियस, मास तो सेम है, स्पीड v2 r2 रेडियस, मास कैंसिल, इनिशियल स्पीड है v0, इनिशियल रेडियस है r। आप मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे होंगे, समझ रहे होंगे, राइट। v2 हमें निकालना है सर, r2 हो गई r/2, r से r हो गया कैंसिल, तो v2 दोस्तों यहां से आगे 2v0, नाउ यू कैन सी, क्योंकि ये 2 जो है ना इधर मल्टीप्लाई होगा, राइट। और अगर v2 आ गई तो काइनेटिक एनर्जी यहां से आएगी, देखो फाइनल, दिस इज हाफ m
2v0 का होल स्क्वायर. नाउ यू कैन राइट हियर, फाइनली मेरे को यही लिखना पड़ेगा, दिस इज हाफ m 4v0 का स्क्वायर एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k2 दोस्तों आ गया 2mv0 का स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर. अमेजिंग ना. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या सीखा, हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की पहचान करने भी सीख गई कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, क्योंकि उसने ग्रेजुअली बोला है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क बाहर से अप्लाई नहीं करा, ये एग्जांपल्स होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, और एक कंसेप्ट भी आपने समझना है कि इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं. राइट, अमेजिंग प्रॉब्लम यू कैन से, राइट, अमेजिंग प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ेंगे. उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, दिल और दिमाग में आपके क्वेश्चन चला गया होगा विद द कॉन्सेप्ट एंड इजीली. देखो कहीं भी कैलकुलेशन में आप नहीं फंसोगे अगर फंडामेंटल कंसेप्ट आपका क्लियर है बॉस. समझ गए ना बढ़िया तरीके से, टेंशन में लेने का. आप जितने भी सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, एनसीईआरटी टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड जितनी भी प्रीवियसली मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बना रखी है, अभी कुछ न्यू भी दूंगा, है ना, कुछ न्यू शॉर्ट ट्रिक भी आपको देने वाला हूँ. उन क्वेश्चंस की जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे गए आपके एग्जाम में, उनसे एक रफली आइडिया आपको लग जाएगा. सो डोंट वरी. और मैंने आपसे वादा किया है कि आपको इन द लास्ट लास्ट वीक जो होगा उसमें मैं आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी देने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंटली. तो बढ़िया से बस प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना हर चीज का, और उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन जाती है कि अब मेरा विश्वास आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सारे कंसेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं हम रिवाइज करके जाने वाले हैं और उनकी प्रैक्टिस करके जाने वाले हैं. वो भी रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है. टेस्ट वेस्ट आप दे ही रहे होंगे, लास्ट में 1-2 टेस्ट और दे देना, अभी टाइम है आपके पास, उससे क्या होगा, रूटीन बना रहेगा. दैट्स ऑल राइट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. राइट, अब एक क्वेश्चन की हम बात करें, कुछ क्वेश्चन की हम बात करेंगे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किस किस टाइप के इजीली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे इजीली आप उनको क्रैक करके आ सकते हो. उसने बोला 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स हैं, ईच ऑफ मास एम रेडियस r. ठीक है, सेल ही दिए हैं स्फेरिकल. तो सबसे पहले तो ये बात करो कि स्फेरिकल सेल है यानी होलोस्फीयर्स है. राइट, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे डायग्राम दिया है ना उसने, और तीसरा ये रहा. ठीक है, बढ़िया है. तो 3 है, एक सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका, तीनों के मास सेम है, तीनों की रेडियस सेम है. राइट, और एक एक्सिस पास हो रही है कुछ इस तरीके से, एक्सिस ऐसे पास हो रही है. राइट, इस एक्सिस को क्या नाम दिया गया है, एक्स एक्स डैश. ठीक है, इस एक्सिस को क्या नाम दिया, दिस इज एक्स एक्स डैश. तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सिस्टम का, यही पूछा होगा और क्या पूछा होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दिस 3 स्फेरिकल सेल्स अबाउट दिस एक्सिस. राइट, तो गाइस एक चीज याद रखना, चूंकि डायग्राम आपके एग्जाम में आया है, तो ये डायग्राम आपके पेज पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो छपा होगा. राइट, और ये जो एक्सिस है इसको आप क्या मानेंगे, इस एक्सिस को जैसे ये दी है वैसे ही इमेजिन करके क्वेश्चन सॉल्व करके आना है. ध्यान देना वरना गलती कर दोगे. एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू, इसके अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी स्फीयर है, 3, 1 2 3. तो 1 का प्लस जितने भी है सबका ऐड करो. फिर ये देखो वो एक्सिस किस स्फीयर से कहां से पास हो रही है, उनके सेंटर से पास हो रही है. सेंटर से पास हो रही है तो कैसे पास हो रही है, टेंजेंशियली, डायमेट्रिकली या फिर परपेंडिकुलर, किस तरीके से पास हो रही है. राइट, तो देखो ये एक्सिस इस वाले स्फीयर के डायरेक्ट सेंटर से पास हो रही है ऐसे, इसको टच करते हुए ऐसे, तो ये डायमीटर वाला माना जाएगा, डायमीटर वाला माना जाएगा. राइट, और चूंकि ये स्फीयर है तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे नहीं पास हो रही है, ऐसे पास हो, वैसे ऐसे पास हो, सेंटर से पास होनी चाहिए. स्फीयर के केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है. स्फेरिकल सेल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr². ठीक है, मस्त मस्त मस्त, टेंशन मत लो. ठीक है, अब ये एक्सिस जब आगे पास हुई तो इस वाले स्फीयर को बाहर से टच कर रही है, इसको भी बाहर से टच कर रही है, तो इन दोनों के लिए टेंजेंट है, इन दोनों के लिए टेंजेंट है. राइट, अब जब टेंजेंट होती है इन दोनों के लिए, तो टेंजेंट के केस में जो होता है 2=3. तो ये जो सेंटर वाला है इसमें 2/3 mr², जब भी टेंजेंट वाला निकालना हो इसी में mr² और ऐड कर दो, तो कितना आएगा सर, 5/3 mr² आ जाएगा. समझ में आ गया ना बात क्या है. तो यहां पे लिखेंगे 5/3, दिस इज mr². नाउ यू कैन सी हियर 5, दैट इज 7/3 एंड दिस इज mr². एंड हियर वी गो, लेट्स सी क्या कोई मिस्टेक करी है क्या मैंने, क्या बोला मैंने इसमें, क्या बोला, ओके 2 है, यस मैंने एक का ही लिखा है जबकि ये दोनों का है. राइट, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 2 10 to 12. लाइक, ठीक है, सो 2 10 12 12/3 एंड दिस इज mr², दिस इज 4 mr² है. देख लो एक बार चेक करें यार, दिस इज 4 mr², दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. राइट बॉस, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली. बस आपको सारे रिजल्ट पता होने चाहिए, ये रिजल्ट याद रखने घने जरूरी है.
थारे वास्ते बेहतरीन तरीके से समझ गया ना बॉस। तो ये बहुत जरूरी होने वाला है। तो देखो यार, हर टेक्निक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू, तो हर कंसेप्ट हमारा कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएगा। और देख लिया करो जल्दी से कहाँ पे क्या चीज मिस हो रही है और किस तरीके से आपने उसको क्रैक आउट करना है। समझ गए? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं मस्त तरीके से। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही है और उससे भी बेहतरीन तरीके से एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाएगा, मतलब उसका एप्लीकेशन करेंगे। वैसे तो हम बहुत सारे हमने प्रैक्टिस कर भी रखी है, राइट। उसने बोला 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ऑफ ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l। 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं आपके पास, राइट। फर्स्ट रॉड ये मान लो आप AB, ठीक है। फिर एक ये रॉड मान लो BC और इनसे मिला के ना एक स्क्वायर फ्रेम बनाया, ठीक है। फिर एक रॉड ये मान लो आप, दैट इज CD और इसको फिर आप ज्वाइन कर दो DA। 4 रॉड है, 1 2 3 4, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l। बढ़िया है जी, बढ़िया है जी सर, बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, फाइंड द what is that, find the moment of inertia of the frame about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, something like that, something like that। कैसे सर, कैसे? ऐसे समझो, जैसे ये नोटबुक है ना, राइट, ये नोटबुक है, 1 2 3 4, तो यहां से पास होना चाहिए, ऐसे 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 पास होना चाहिए, ऐसे, राइट। तो ऐसे सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। 1 रॉड 2 3 4, तो ये पूरा फ्रेम ऐसे ऐसे घूम सकता है, राइट। इस तरीके से आपने इमेजिन करना है। अब क्या करेंगे सर, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। तो आप क्या करो, देखो वो सेंटर इसका यहां पे है, तो रॉड यहां से पास होगी ऐसे, ठीक है। तो चूंकि यहां पे रॉड के सेंटर से डायरेक्ट रॉड पास नहीं हो रही है ना, इसके सेंटर से डायरेक्ट पास नहीं हो रही है, उससे दूर से पास हो रही है। तो ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, और इसकी लेंथ l है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस l/2 होगी। ऑब्वियस है कि नहीं, ये डिस्टेंस l/2 होगी। देखो, तो अगर आपको AB रॉड की निकालो, केवल AB सेंटर सपोज करो यहाँ पे, अगर यहां से पास होती रॉड इसके सेंटर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके सेंटर से, सबको याद है, ml²/12। चूंकि वो तो यहां से पास हो रही है, तो एक्सिस पहले यहां थी, अब यहां पे है। तो हम जब इसके सेंटर से निकालेंगे, तो चूंकि डायरेक्ट रॉड के सेंटर से तो पास नहीं हो रही है, उससे दूर से पास हो रही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझ गए ना, पैरेलल एक्सिस। यहां से पास हो रही थी तो आंसर ये होता, एक रॉड का यहां से हो रही है, तो देखो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस इसके लिए निकालो। तो AB के लिए जब आप निकालोगे, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md², यही होता है ना फॉर्मूला, राइट। तो सेंटर ऑफ मास से कितना पास हो रहा है, दैट इज ml²/12, और m मास उसका, d डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, दैट इज l/2, क्योंकि साइड का हाफ होगा, l/2 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट दैट इज ml²/12 प्लस दिस इज ml²/4, एलसीएम ले लेंगे आप इसका, एंड दैट इज 12 एंड दैट इज 3 4, तो 4 ml², ये आपको पता भी होना चाहिए, वैसे याद होना चाहिए, ml²/3 ये आ गया। एक रॉड का इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ml²/3। चूंकि 4 रॉड्स हैं, तो टोटल सेंटर के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 4 टाइम्स ऑफ रॉड AB, क्योंकि इसका भी इतना ही, इसका भी, बस हो गया। तो 4 × ml²/3 एंड दिस इज 4/3, दैट इज ml², राइट। दिस इज योर आंसर। इजी है ना। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस, एंड दिस इज द अमेजिंग क्वेश्चन, राइट। आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप उड़ा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, और अपने कंसेप्ट को अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो, हर क्वेश्चन में एक खास बात है, हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है, तो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से आपने समझना है, उनको एप्लीकेशन करना है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो कंसेप्ट भी सारे हमारे कवर अप होते रहेंगे। समझ गए ना बॉस। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, काफी बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, एंड रिपीट होने के काफी चांस होते हैं, बहुत इजी भी है, पता भी होता है बच्चों को, यार ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेंगे मस्त तरीके से, और कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। उसने बोला रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड अ सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। दोनों एक्सिस इन द प्लेन है, ध्यान से समझना। एक है डिस्क, ठीक है, ये डिस्क है आपकी, और एक है रिंग। तो ध्यान से समझो, वो बोल रहा है कि हमें एक टेंजेंशियल एक्सिस लेनी है जो इन द प्लेन है। इन द प्लेन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर ना होके टच करेगी इस तरीके से, है ना। इन द प्लेन जब होती है तो ऐसे बाहर से टच कर रही है, राइट। तो वो डायमीटर वाली एक्सिस के पैरेलल होती है। तो डिस्क ये रही और ये है रिंग, तो ये डायमीटर वाली एक्सिस इन द प्लेन। तो अगर आपको याद हो, रिंग के केस में, है ना, जब डायमीटर से एक्सिस अगर पास होती है डायमीटर से, तो डिस्क के केस में डाया से जब एक्सिस पास होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, और डायमीटर से अगर रिंग के केस में एक्सिस पास हो रही है तो होता है mr²/2,
ठीक है। तो अगर ऐसी टेंजेंट के अबाउट निकालो, जो टेंजेंट है इन द प्लेन का मतलब पैरेलल है, टेंजेंट पैरेलल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो दोनों पैरेलल है, तो इसमें डिस्क के लिए mr² ऐड कर दो, तो जो इसमें mr² ऐड करोगे तो 5/4 mr²। अच्छी बात है अगर इसको याद रखो, यानी डिस्क के केस में जो टेंजेंट होती है पैरेलल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ये होगा। और रिंग के केस में mr² ऐड कर दो, तो रिंग के केस में जो होगा टेंजेंट, जो टेंजेंट होगी पैरेलल, वो कितना होगा सर, और ऐड कर दो तो 3/2 mr², बात खत्म। ठीक है, तो ये याद भी रख सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से समझ भी सकते हो। ठीक है, उसने बोला रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ। आप सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² होता है, दिस इज योर रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड करो, I फॉर डिस्क एंड I फॉर रिंग। ओके, तो मास सेम रेडियस सेम, मास सेम रेडियस सेम है ना, दोनों वैल्यू सेम दे रखे हैं, तो जस्ट आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी डिवाइड करेंगे, तो ये k फॉर डिस्क आ जाएगा एंड k फॉर, चूंकि डिस्क वाला लिया आपने एंड ये मास मास कैंसिल हो जाएगा, k फॉर रिंग आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। और ये स्क्वायर भी है, दिस इज डिस्क, ये स्क्वायर भी है। अब ID के लिए कितना आया 5/4, तो हियर वी गो, दिस इज 5/4 और ये mr² कैंसिल हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे लिख दो 3/2, राइट। तो ये आ जाएगा KD/KR का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, ओके। सो बॉस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लो बस। अब तो KD/KR का होल स्क्वायर, दैट इज यू कैन राइट तो 2 × 5, तो ये आ जाएगा और नीचे आएगा 4 × 3, इससे आप कैंसिल करोगे दैट इज 2, तो KD/KR आपके पास आ गया 5/6 और इसका स्क्वायर हटाओगे, इस पे लगेगा रूट, तो यानी आपका रेशियो आएगा √5/√6। हियर वी गो। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको क्वेश्चन ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें 2-3 कंसेप्ट आपके साथ में क्लियर हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से देखो, इससे जो क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन कहां से आया था, से 2019 में आता है, तो 2019 के बाद इससे कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इस बार आने की बहुत चांस है। तो दैट्स व्हाई इसके 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करने के जाना, मतलब यहाँ पे हम रोलिंग मोशन के कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर, राइट, 50 सेंटीमीटर, रोल्स अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे मान लो आप, ठीक है, और इसका एंगल इंक्लाइनेशन 30 डिग्री जा रहा है, और ये एक बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है। सपोज करो यहाँ से रोल करता हुआ ऐसे 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 ऊपर यहाँ तक पहुंच गया, कितनी हाइट तक पहुंचा, h हाइट तक, तो यहाँ से A पॉइंट से B तक जाने में उसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, दैट इज s, राइट। और रोलिंग मोशन कर रहा है, तो उसकी जो रोलिंग एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ऑब्वियसली जब वो नीचे से रोल करके ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है, समझ गए ना, तो जो रोलिंग एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही होगी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैविंग द स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कितनी स्पीड के साथ ये ऊपर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी दे रखी है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विल बी, तो बताओ उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब सीधी सी बात कर रहा है, ए पॉइंट से रोल करके ऊपर गया तो यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस कवर की, लेट्स सी एस, वो निकालनी है। अब देखो एक ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से रोल करके यहां तक गया, ठीक है, अगर यहां से रोल करके यहां तक वो गया है तो इतनी हाइट कवर कर ली होगी, और ये हाइट है, ये 90 डिग्री है, तो अगर डिस्टेंस निकालनी है तो साइन ऑफ 30 यूज करो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज एस। एस हमें निकालना है, तो एस आ गया h ओवर साइन 30, दैट इज 1/2, यानी एस आ गया 2h। अब एस आ जाएगा अगर आपको हाइट पता हो, कितनी कितनी हाइट उसने ऊपर कवर करी है, उसके लिए स्पीड दे रखी है, एंगल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू कैन अप्लाई हियर, यानी उसके पास जो रोलिंग एनर्जी है ना, रोलिंग, उसको आप कंजर्व करो mgh के साथ, बस ये ध्यान रखना और बहुत इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रोलिंग एनर्जी हमेशा होता है हाफ mv², दिस इज सेंटर की वेलोसिटी, एंड 1 + k² ओवर r², दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, सपनों में भी आना चाहिए है कि नहीं। चलो मास से मास कैंसिल, ये 1/2 बचा, यस, ये 4 का स्क्वायर, बिल्कुल, 1 + k² ओवर r², सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के लिए k² r² की वैल्यू होती है 1/2, याद रखियो, पुट कर दो 1/2, एंड दैट इज g, दैट इज 10 × h, ये निकालना है सर, और यहाँ पे 16, दैट इज 8 बचेगा, लाइक 4 का स्क्वायर है ना भाई, 8 बचेगा, 8 × 3/2, इसका देखो यहाँ पे 10 × h, बढ़िया है सर। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4 × 3 × 10 × h, ठीक है, ये h निकाल लेना आपने, तो h आ जाएगा आपका 4 × 3/10, इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 5 × 2, दैट इज 6/5, इतनी h आ गई। अब ये h यहाँ पे पटक दो, s आ जाएगा, दिस इज 2, देखो इजी हो गया अभी, ये पता है इजी हो गया ये, तो आ गया 12/5, यानी 2.4 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की होगी। नाउ यू कैन चेक इट आउट।
ठीक है, 2.4 की डिस्टेंस उसने कवर की होगी। दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। टिपिकल से दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्या पूछा है, क्या कंसेप्ट है, सब कुछ यहाँ पे हमने देख लिया। एनर्जी कंजर्वेशन का, ये रोलिंग एनर्जी क्या होती है ये भी हमने देख लिया है, और इसका यूज कैसे करना है ये भी हमने देख लिया है। मजा आ गया बॉस? यस, इसी तरीके से आपने हर कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखना है, उसको समझना है और मस्त तरीके से एंजॉय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन, आई होप सो 2 या 3 क्वेश्चन है हमारे पास जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, राइट? 2 क्वेश्चंस इज देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। कूल। और उसके थ्रू जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, जो कंसेप्ट है उनको बढ़िया तरीके से हम सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा रहे, मस्त तरीके से कम टाइम में आप जल्दी से सारे टॉप 10 न्यूमेरिकल कवर अप कर सकते हो। पूरे चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। आफ्टर ऑल क्वेश्चन ही आने एग्जाम में। ठीक है, चले ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देख लेते हैं जल्दी से। पहले क्या है, स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल विदाउट स्लिपिंग। ओके, रोलिंग का केस है और विदाउट स्लिपिंग का केस है ना। जब विदाउट स्लिपिंग रोलिंग होती है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होती है वो हम 0 मान के चलते हैं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन। जब भी कभी पूछे फ्रैक्शन, रोलिंग के केस में पूछे फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विद रोटेशन एनर्जी, ठीक है, रोटेशन, समझ ना। तो टोटल रोलिंग एनर्जी का फ्रैक्शन एसोसिएटेड विद द रोटेशन, तो रोटेशन को पहले लिखेंगे, रोटेशन की एनर्जी डिवाइड बाय रोलिंग की टोटल एनर्जी, ये पूछ रहा है बेसिकली आपसे, राइट। तो रोटेशन की एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और रोलिंग एनर्जी अभी लिखा था मैंने हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² अपॉन r स्क्वायर। एंड इससे आप क्वेश्चन बहुत क्लियरली, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और उसने पूछा है स्फेरिकल बॉल के लिए, अगर वो स्फेरिकल बॉल के लिए बात कर रहा है, स्फेरिकल बॉल, राइट। सो स्फेरिकल बॉल को सॉलिड स्फीयर आप मान सकते हो। एस के लिए k²/r² की वैल्यू होती है, दैट इज 2/5। पहले बात तो आप दिमाग में सेट करो, मतलब वी हैव टू पुट हियर k²/r², दैट इज 2/5, दैट्स इट, राइट। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा सर, आप करेंगे क्या, कैंसिल कैसे करेंगे? हाँ देखो, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा एम वी स्क्वायर के टर्म्स में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिख सकते हो m² रेडियस ऑफ जायरेशन, और ओमेगा को आप लिख सकते हो v इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो ओमेगा को लिख सकते हो v/r, राइट। तो चलो पहले कन्वर्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ओवर रोलिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहां पे लिखेंगे हाफ आई की जगह लिखेंगे mk², ओके, राइट। ओमेगा की जगह लिखेंगे v/r, तो v²/r² हो जाएगा, और नीचे आ गया हाफ mv² 1 + k²/r²। देखो हाफ mv², हाफ mv² कैंसिल, ठीक है। तो यहां बचा kr यानी रोटेशन एनर्जी ओवर रोलिंग एनर्जी, राइट राइट राइट। ऊपर बचेगा k²/r², k²/r², इसको एज इट इज रखो क्योंकि रेशियो नोन है, k²/r², ठीक है। यू जस्ट पुट द वैल्यू नाउ। सॉलिड स्फीयर के केस में इसकी वैल्यू 2/5 होती है, पुट करो, आंसर आ गया। देखो इसकी जगह लिखेंगे 2/5, यहां लिखेंगे 1 + 2/5। चलो बॉस, चलो अब आएगा 2/5, नीचे एलसीएम आ जाएगा 5, 7/5, 5 से 5 कैंसिल, एंड दैट इज 2/7, राइट। दिस इज 2/7। कभी कभी तो ये रेशियो पूछ लेता है, कभी कभी तो यही रेशियो पूछ लेता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर सॉलिड स्फीयर ना होता, होल स्फीयर होता तो 2/3, डिस्क होता है 1/2, सॉलिड सिलेंडर होता है 1/2, रिंग होता है तो 1, रिंग के लिए 1 होता है ना। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। लास्ट, आज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और आप इसको सीख भी रहे होंगे कि किस तरीके से कंसेप्ट का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं यूट्यूब पे। अगर इस चैप्टर के देखो टॉप 10 न्यूमेरिकल तो मैं चलो करा रहा हूं, लेकिन जो अभी मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब पे अलग से वीडियो बना के भी डाल रखे हैं, लास्ट ईयर भी डाले थे। देखना चाहते हो तो देख सकते हो जाके, उसमें और भी बेहतरीन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने वहां पे कवर अप कर रखे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। सो लास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी। ओके, उसने बोला सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर है। चलो भाई ठीक है, एक है सॉलिड स्फीयर एसएस, और डिस्क है, और सॉलिड सिलेंडर है, राइट। अच्छा एक बात तो कंफर्म है कि सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, और जो k² मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो mr² का जो मल्टीप्लीकेशन है वही तो होता है बेसिकली। अरे ये बात है। और डिस्क और इसका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होता है, हाफ m r², राइट, हाफ mr², यही होता है। और ये वैल्यू जो होती है ये किसकी होती है, k²/r² की होती है, बात खत्म। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। चलो इतना तो हमने लिख ही दिया है। सेम मास है, मेड ऑफ सेम मटेरियल, सबका मास सेम है, सबका मटेरियल भी सेम है जिससे बनाया गया उनको। आर अलाउड टू रोल डाउन फ्रॉम रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, राइट, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझो। 1 2 3 सॉलिड स्फीयर, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर।
तो बोल रहा है कौन सा पहले नीचे आएगा। जब ये यहां से रेस्ट से छोड़े जाएंगे तो यहां से भागेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, तो कौन सा सबसे पहले नीचे आ जाएगा, जिसको सबसे कम टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है ना, देख भी लो। सॉलिड स्फीयर रीचेस द बॉटम फर्स्ट, हाँ ऐसे ही बात कर रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसको कम टाइम लगेगा किसको ज्यादा टाइम लगेगा, समथिंग लाइक दैट। तो देखो यार, देखो इसका सीधा सा लॉजिक होता है, सीधा सा कंसेप्ट होता है, कौन पहले नीचे आएगा ये डिपेंड करेगा किसका के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर सबसे कम है। देखो 2/5 दैट इज 0.4 होता है, ठीक है, और 1/2 0.5 होता है दोनों के केस में। तो इसका के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ऑफ डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। किसका? सॉलिड स्फीयर का, ये कम है ना। जिसका कम वो बहुत जल्दी नीचे आएगा, उसको सबसे कम टाइम लगेगा, यानी सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आ जाएगा क्योंकि सबसे कम टाइम लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनमें से अगर यार रिंग होता है, रिंग तो और भी फिसड्डी होता है, क्योंकि रिंग का के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर सबसे ज्यादा दैट इज 1 होता है, ये फिसड्डी होता है, रेस हार जाता, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंसेप्ट को बता सकते हैं, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द रेशियो या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए ना आप, ठीक है। मास सेम है, हालांकि सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन के स्क्वायर और आर स्क्वायर से ही रोटेशन इसके रोलिंग इसका डिसाइड करेंगे कि कौन सा पहले आएगा या कौन सा लेट आएगा। तो ये दोनों एक साथ आएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना, क्योंकि डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का एक ही वैल्यू है 0.5, तो दोनों साथ में आएंगे साइमल्टेनियसली। अगर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के बारे में बताना चाहते हो तो दोनों साथ में पहुंचेंगे, लेकिन पहले सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। होप सो आप समझ गए होंगे। ओके 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 बॉस, तो ये थे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय करा होगा और बड़े प्रैक्टिस करते रहना, डरने का नहीं है, और कहीं ना कहीं एग्जाम हमारा पास आ रहा है बच्चों, ठीक है। सो पॉजिटिव माइंडसेट तो बना के रखना ही पड़ेगा। देखो क्योंकि आपने बहुत मेहनत भी करी है साल भर, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी की वजह से कहीं वो बेकार ना हो जाए, दैट्स वाई आपने बस अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, मैं तो यही बोलूँगा, राइट। और अच्छा ही होगा फिर, है ना, हम अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो फिर भी कोई डाउट होता है मन में, कभी भी ऐसा लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए, राइट, तो मेरे से बात कर सकते हो फ्रिक्वेंटली। मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, राइट। लेकिन परेशान नहीं होने का, खुश रहने का, मेहनत करते रहने का, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बैटल में बने रहने का, राइट। एंड ऑल द बेस्ट।